चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पोर्ट्स क्रेजी को बेल आइकन की घंटी पे दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। डिफरेंस जो था वो हमारी पूरी टीम का था कि दिस टाइम दे वर वेरी कमिटेड एंड दे वर लाइक हमें जीतना है, हमें इस बारी ये थॉमस कप को लेके ही जाना है। तो मैंने बोला ना, ये टीम इस बारी पूरे वर्ल्ड चैंपियंस की तरह इंडिविजुअली खेली है। ओनली 3 ways you can excel in every sport: discipline, hard work and patience. Just be patient and keep working hard. नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। मेरा नाम है अंकित चौबे और अभी हफ्ते भर पहले आपको पता है कि थॉमस कप की विक्ट्री भारतीय मेंस की टीम ने हासिल की है और इस विक्ट्री ने ये कर दिया है कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ भारतीय पुरुष टीम की चर्चा है। बातचीत चल रही है कि क्या होगा, अगला जो पड़ाव है इस मेंस टीम का वो क्या होने वाला है। उस सारी चीज पर डिस्कशन करेंगे, उस विक्ट्री पर डिस्कशन करेंगे। 73 साल के इतिहास में भारत की जो पुरुष टीम है उसने बैडमिंटन में जाकर थॉमस कप जीता है और उसमें जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस रही है उस पर भी खुलकर बात करेंगे इस इंटरव्यू में। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे जो इकोसिस्टम है बैडमिंटन का वो किस तरीके से चल रहा है, उस पर क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कुछ स्पेशल बातें भी आपको बताई जाएगी। स्पेशल बातें भी यहाँ पर डिस्कस होगी जो आप इंटरव्यू देखेंगे अंत में आपको पता चलेगी उसके बारे में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनकी अचीवमेंट्स की अगर मैं आपको बताना शुरू कर दूं तो अचीवमेंट्स बताते बताते इंटरव्यू निकल जाएगा, क्योंकि कमाल की अचीवमेंट्स रही उनकी। पहले एज अ प्लेयर, उसके बाद एज अ कोच और उसके बाद जो उनका एक एकेडमी जो वो बना रहे हैं और उसका क्या पर्पस है, विजन है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे इस इंटरव्यू में। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जिस थॉमस कप पर हम चर्चा करने वाले हैं उस थॉमस कप की वर्ल्ड चैंपियनशिप 1991 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, भारत का रिप्रेजेंटेशन किया है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 1991, मलेशियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 1991, चाइना ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 1991 में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है भारत को। दिल्ली की स्टेट टीम की अगर हम बात करें तो 20 साल तक चैंपियंस में इनका नाम आता है, 1986 से लेकर 2006 के बीच की अगर हम बात करें। उसके बाद भारत को एज अ कोच इन्होंने सर्व किया है बैडमिंटन की टीम को और प्रो बैडमिंटन लीग में दिल्ली डैशर्स को उन्होंने सर्व किया है 2017 से 2018 एज अ कोच। तो मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर अजय कंवर सर की। थैंक यू अजय कंवर सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक्स सर, जो पहला जो सेक्शन है जिस पर हम बात करना चाहते हैं वो थॉमस कप है। सर, अभी इंडिया ने 73 इयर्स के बाद थॉमस कप में विक्ट्री अचीव करी है। आपकी फर्स्ट फीलिंग्स क्या थी जब आपने देखा कि भारत ने ये अचीवमेंट हासिल कर ली इतने बड़े स्टेज पे? देखिए, थॉमस कप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। इट्स लाइक डेविस कप इन टेनिस और यू कैन से भारत को जो वर्ल्ड कप मिला क्रिकेट में उसके इक्वली ये टूर्नामेंट है। और थॉमस कप में एक विक्ट्री लेना इंडिया के लिए एक ड्रीम है जो कि हर एक बैडमिंटन प्लेयर का एक एम्बिशन और एक सपना है जो मुझे लगता है कि जो आज पूरा हुआ। और एज अ बैडमिंटन प्लेयर मुझे लगता है कोई ऐसा प्लेयर इंडिया में, एक्स प्लेयर और जो प्रेजेंट खेल रहे हैं उनको खुशी नहीं हुई होगी, बिकॉज एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि थॉमस कप जीतना और दैट टू अगेंस्ट इंडोनेशिया जो हमारे 60 टाइम्स चैंपियन है उनको हराना, वो भी 3-0। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसको आप देखिए कि सिर्फ बैडमिंटन फ्रेटर्निटी ने नहीं बल्कि हर एक इंडियन सिटीजन ने इस मैचेस को देखा है बैडमिंटन को। और आप देखें कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी सारे प्लेयर्स से मुलाकात किया, उनसे मिले और उन सबको सराहना किया और सबके साथ मिलकर उन्होंने बहुत अच्छा उनको भी लगा। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, दैट्स ऑल आई कैन से। और ये देखा जाए तो ये बैडमिंटन की अब तक की वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स है इंडिया के लिए। बिल्कुल सर, वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स है बैडमिंटन की। सर, थोड़ा इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात कर लेते हैं। जो 3-0 आपने बताया, लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी, क्या डिफरेंस लगा सर आपको इनकी परफॉर्मेंसेस में? देखिए, थॉमस कप इज अ टीम चैंपियनशिप्स जिसके अंदर हमारे बेस्ट ऑफ 5 मैचेस होते हैं, जिसमें 3 सिंगल्स होते हैं और 2 डबल्स होते हैं। सो इट इज नॉट दैट कि 3 सिंगल्स इज प्लेड देन डबल्स इज प्लेड, लेकिन वो कभी भी सिंगल्स मैच आ सकता है, डबल्स आ सकता है, तो 2 सिंगल्स के बाद एक डबल्स हो सकता है, सिंगल्स के बाद डबल्स आ सकता है। सो बेस्ट ऑफ 5 में से 3 मैचेस जीतना पड़ता है। टीम चैंपियनशिप में हर एक इंडिविजुअल प्लेयर पे, बिकॉज मैं भी थॉमस कप खेला हूँ, सो टीम चैंपियनशिप बहुत डिफरेंट इवेंट होता है जिसके अंदर आपके ऊपर टीम का बहुत प्रेशर रहता है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के अंदर आप सिर्फ अपने लिए खेल रहे हैं और यू आर जस्ट पार्टिसिपेटिंग इन अ टूर्नामेंट, इट्स जस्ट फॉर योरसेल्फ। बट हियर पूरा टीम आप पे रिलाई करता है और एक बहुत बड़ा प्रेशर लेके आप खेलते हैं और टीम के साथ तालमेल रखना और सारी टीम को एक साथ लेके चलना, ये बहुत बड़ा बहुत आसान काम नहीं है।
और जिसको हमारे सारे प्लेयर्स ने जिसमें लक्ष्य सेन, श्रीकांत, एच.एस. प्रणॉय, सात्विक, चिराग, पहली बारी हमारी टीम एक बहुत बैलेंस टीम थी। और आप तीनों सिंगल्स हमारे टॉप 20 में हमारे तीनों प्लेयर्स हैं। और आप सात्विक और चिराग के देखिए डबल्स में उनकी परफॉर्मेंस के लिए तो मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत पूरा साल पिछले 3-4 साल से बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और अभी तक वर्ल्ड में जितना उन्होंने प्रूव किया है, आई थिंक हमारे डबल्स प्लेयर्स ने इतना नहीं किया है। I myself was a doubles and mixed doubles player, but it was a dream come true that we are in top 10 in the country, beating top players in the world. सात्विक और चिराग आज ऐसा नाम है जो कि जिनसे पूरे वर्ल्ड में they can, on a day वो किसी को भी हरा सकते हैं। So that is the main difference जो हुआ हमारी टीम के अंदर, कि सिंगल्स के साथ हम सिंगल्स में हर थॉमस कप में अच्छा करते थे, लेकिन हमारी जो वीकनेस थी वो डबल्स में थी। लेकिन दिस टाइम डबल्स वाज आवर मेन शॉर्ट इवेंट, हम डबल जीतने वाले हैं, जो बहुत बड़ा चेंज है। और उसकी वजह से सिंगल्स वाले लोगों को भी प्लेयर्स को भी बहुत कॉन्फिडेंस आया, और इसलिए वो टीम शुरू से ही एक एज अ इंडिविजुअल वर्ल्ड चैंपियन की तरह उन्होंने खेला। और पूरे टूर्नामेंट में ऑफ कोर्स हम अंडरडॉग थे, और किसी भी टीम ने हमको हल्के में नहीं लिया था। दो वी लॉस्ट इन द लीग मैचेस, वी लॉस्ट टू चाइनीज ताइपे, but that's okay. I mean, like, then we beat Malaysia, then we beat Indonesia, then we beat Denmark also. So वर्ल्ड की टॉप क्लास टीम्स के साथ हमने ये मैचेस निकाले हैं, और बहुत कन्विंसिंगली निकाले हैं। और जिस प्लेयर की जिस इवेंट में जरूरत पड़ी उसने उस टाइम परफॉर्म किया। लाइक एच.एस. प्रणॉय वाज अमेजिंग इन फर्स्ट 2 मैचेस, ही इज पुल्ड थ्रू द 5th मैच, जो बहुत प्रेशर वाला मैच होता है। यू इमेजिन आप 2 ऑल हो चुका है, आपको वो मैच निकालना ही है टीम को आगे ले जाने के लिए। और आप एक एच.एस. प्रणॉय जो अभी इन्होंने कमबैक किया है आफ्टर इंजरी, उसके लिए बहुत मुश्किल था उस प्रेशर को लेना, बट उन्होंने बहुत अच्छे से वो प्रेशर लिया और दोनों बहुत बड़े मैच निकाले। अगर आप देखें, वो फर्स्ट गेम हारे हैं और बाकी 2 गेम जीते हैं, जो आसान नहीं है। सो इट इज लाइक एवरीबॉडी हैज गिवन देयर 100% व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। सेम से लक्ष्य सेन, वो पहले 2 मैचेस हारे, लेकिन जहां उनकी जरूरत थी उन्होंने गिंटिंग अगेंस्ट मैच निकाला, जिससे टीम का बूस्ट इतना बढ़ गया, इतना मॉरल इतना बढ़ गया कि सबको ऐसा लगा कि अब तो बस हमारा हम जीत सकते हैं। बट दिस टीम वाज अ फैंटास्टिक टीम, दे वर वेरी वेल बैलेंस्ड टीम। और ये एक चांस नहीं है जो कि बस इंडिया जीत गया, उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क, बहुत मेहनत और बहुत सालों का परिश्रम लगता है। और एक इंडिविजुअल प्लेयर ने, आप देखें तो श्रीकांत, लक्ष्य और एच.एस. और सात्विक, सबने इंडिविजुअली अपना 100% उस टीम को दिया, और फर्स्ट टाइम वो एक टीम बन के खेले। उन्होंने सोचा इस बारी कि थॉमस कप में हमें इस बारी चैंपियन बनना ही है। दिस टीम वाज अ परफेक्ट टीम, एंड दे प्लेड दे पीक्ड एट द राइट टाइम when it was required. So I think it was like amazing victory, and बहुत बड़ा परफॉर्मेंस जो इंडिया बहुत साल तक याद रखते हैं। देखो सर, मैं एक चीज़ समझना चाहता था आपसे कि जो ये अचीवमेंट आई है मेंस बैडमिंटन में, इससे किस तरीके से अब लोग जो नज़रिया है मेंस बैडमिंटन को देखने का, या ओवरऑल जो बैडमिंटन है, क्योंकि ऑलरेडी एस्टैब्लिश स्पोर्ट है बैडमिंटन, पिछले काफ़ी साल से अच्छा कर रहे हैं हम। पीवी सिंधु ने बैक टू बैक ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं, तो ओवरऑल से जो मेंस बैडमिंटन टीम की परफॉर्मेंस है थॉमस कप में, उससे किस तरह से एक बदलाव देखने को मिलेगा बैडमिंटन एज एन ओवरऑल, अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें? देखिए, अगर आप देखें तो 2009 से बैडमिंटन इंडिया में बहुत अच्छा कर रहा है। स्टार्ट विद साइना नेहवाल, आई थिंक शी वाज द वन जिन्होंने सबको बिलीव करना सिखाया कि हम कर सकते हैं। तो गोपीचंद वन ऑल इंग्लैंड, प्रकाश पाडुकोन वन ऑल इंग्लैंड, बट सो मेनी प्लेयर्स। आप देखें, साइना नेहवाल ने सबको ये दिखाया, बिकॉज मैं साइना के साथ ट्रेवल कर रहा था उन सालों में, और जब साइना फर्स्ट इंडोनेशियन सुपर सीरीज जीती तो आई वाज वन ऑफ द कोच देयर, आई वाज प्रेजेंट देयर विद हर। तो उस साइना ने दिखाया सबको कि हम भी कर सकते हैं, एंड शी वाज नेवर अफ्रेड टू अगेंस्ट द चाइनीज। तो उसी के साथ धीरे धीरे हम बढ़ते चले गए, और पीवी सिंधु भी सर्किट में आ गई, देन श्रीकांत आए, साई प्रणीत। तो हमारा एक ग्रुप ऑफ बंच ऑफ प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगा, और वो एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने लगे। और जहाँ तक सवाल है कि इंडिविजुअल प्लेयर्स, ये सब अपने पीक पे अच्छा खेल रहे हैं। और हमारे बैडमिंटन उस टाइम भी पॉपुलर था, कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे बहुत मेडल्स हैं, तो हमारा बैडमिंटन इज वेरी फेमस। आई थिंक आफ्टर क्रिकेट दिस इज वन ऑफ द फेमस गेम, वेरी फेमस गेम, और बहुत अच्छा हम 11 साल में कर रहे हैं, और लोगों को मालूम चलने लगा बैडमिंटन क्या है।
नहीं तो हाँ, हमारा बैडमिंटन का इतने मैचेस नहीं आते थे टीवी कवरेज में। मैं जिस साल की मैं खेलता था तो इतना कवरेज नहीं होता था। अभी कवरेज बहुत अच्छा है, नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई हैं। सो ऑफ एंड ऑन हमारे प्लेयर्स आप देखिए ना, आप उठा के देखिए कि हमारे कम से कम 10 प्लेयर टॉप 50 में होंगे, which is not there in the world. So बैडमिंटन इज वेरी फेमस। लोगों को बैडमिंटन की तरफ रुझाव हो गया है। अगर आप देखें तो आज एकेडमीज भरी हुई हैं, यंगस्टर्स खेल रहे हैं। सो it is like a sport which has been loved by the country and people start believing in it. सर एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप खेलते थे, इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे, एक इंटरेस्टिंग मोमेंट सर बतौर खिलाड़ी जो आपके जहन में है आज भी, अगर आप उसको रिवाइव करें हमारे साथ, वो क्या होगा सर? देखिए हमारे टाइम के अंदर 1991 की मैं बात करता हूँ, I was playing, that was my last when I played for India. तो हमारे टाइम के अंदर हमारे को इतने ज्यादा टूर्नामेंट्स खेलने को नहीं मिलते थे। सो और कंट्री के सिर्फ टॉप 7 प्लेयर्स को ही थॉमस कप खेलने को मिलता था या वर्ल्ड चैंपियनशिप्स खेलने को मिलता था। और आप सोचिए कि जिस एरा में मैं बड़ा हुआ, उस एरा में प्रकाश पाडुकोन, सैयद मोदी, लेरॉय डीसा, पार्थो गांगुली, द बिग नेम्स। और हमको ये चैलेंजेस टूर्नामेंट्स ये नहीं मिलता था, हमको सिर्फ चांस मिलता था बड़े टूर्नामेंट्स में खेलने का। और वो मिलता था कि जब आप इंडियन टीम में सिलेक्ट होकर जाएंगे, आप नेशनल रैंकिंग बनाएंगे, तो आपको बाहर जाने का चांस मिलता था। So only we used to play the big tournaments like All England, World Championships, or Asian Games, Commonwealth Games, or Malaysia Super Series. So there were no Super Series that time. That time only were international tournaments. So हमको chance बहुत कम exposure tournaments मिलता था, and definitely इतना बड़ा support ऐसा नहीं था किसी के पास कि वो जाके बाहर tournaments खेल सके। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी था बहुत, लेकिन इतना नहीं था जितना अब है। तो अभी गेम बहुत चेंज हो गया है, अभी एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है। सो अगर आप एक मोमेंट कहेंगे तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा मोमेंट था जब मैं इंडिया के सिलेक्ट हुआ, बिकॉज़ इट टुक मी ऑलमोस्ट 20 इयर्स टू गेट इन द टीम। सो पहले साथ में आना ही एक उस टाइम के प्लेयर्स के लिए एक अचीवमेंट था कि हम इंडियन टीम में आ गए, तो वही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो मेरे लिए तो वही बहुत बड़ा इवेंट था जब मैं सिलेक्ट हुआ इंडियन टीम के लिए, बिकॉज़ आई यूज्ड टू प्ले ओनली डबल्स, आई बिकेम द नंबर 1 इन डबल्स एंड मिक्स्ड डबल्स, एंड मैंने वही पार्टिसिपेट किया, डबल्स और मिक्स्ड डबल्स ही खेला इंडिया के लिए। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी मोमेंट थी। अदरवाइज there are many tournaments national level पे मैं जो जीता, डबल्स में जीता, मिक्स्ड डबल्स, I was basically a singles player because of injuries I had to shift to doubles event। लेकिन हमारे टाइम में ये भी नहीं था कि आप ऐसा नहीं है कि आप सिंगल्स खेल रहे तो डबल्स नहीं खेल सकते। तो लेकिन मुझे इंजरीज हुई तो मुझे सिंगल्स छोड़ना पड़ा और मुझे डबल्स में जाना पड़ा। सो आई टुक ऑलमोस्ट 10 years to get into it। सो मैं वो बोल रहा हूँ कि बहुत आसान नहीं था टीम में आना। तो मेरे लिए अगर मेमोरेबल इवेंट है तो मैं अब मुझे आज भी याद है, बॉम्बे में हमारा एशियन चैंपियनशिप्स का सिलेक्शन टूर्नामेंट था, और दैट वाज माय फर्स्ट टूर्नामेंट। मुझे जीतना ही था और मुझे उसमें जाना था, अदरवाइज मैं शायद बैडमिंटन छोड़ता था। सो मैंने वो बॉम्बे में टूर्नामेंट जीता एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द टीम। सो दैट वाज लाइक माय अ ड्रीम कम ट्रू व्हिच आई एक्चुअली ड्रीम्ड फॉर एट लीस्ट फॉर 15 years टू गेट इन द टीम। सो वो मेरा एक बहुत बड़ा मोमेंट है। एंड ऑफ कोर्स देयर आर मेनी टूर्नामेंट्स व्हिच आई प्लेड फॉर इंडिया एंड माय नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स। तो माय मेन इज दैट व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर इंडिया एंड रिप्रेजेंटेड इंडिया। सर बतौर प्लेयर तो हमने बात कर ली, उसके बाद भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कोच। एक कोच का बहुत बड़ा रोल होता है, और आपने बतौर कोच भी भारतीय नेशनल टीम की भी कोचिंग करी है, दिल्ली डैशर्स की भी कोचिंग करी है। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएं सर, बतौर कोच क्या डिफरेंस आ जाता है, एक प्लेयर और एक कोच के माइंडसेट पे कितना डिफरेंस होता है बैडमिंटन के स्पोर्ट में? देखिए मैं कभी कोच बनना नहीं चाहता, बिकॉज मैं खेल ही रहा था उन दिनों। एंड आई गॉट मैरिड टू मंजुषा, my wife Manjusha Pankaj. She was 15-time national champion, and I stopped because I belong to a business family. I wanted to pursue my business with my father, but somehow that was not my destiny. मुझे लगा कि मैं सिर्फ बैडमिंटन के लिए ही बना हूँ। So मैं and I was working with Oil India that time, petroleum मैंने ज्वाइन किया था, मैं ऑयल में था, और तो मैं वो परसू कर रहा था और मैंने खेलना कम करके I just want to join the business। लेकिन मुझे वो बिजनेस, I was not meant for business। तो मैं वो बैडमिंटन में ही थोड़ा खेलता रहा और स्टेट के लिए खेलता रहा when I gave up my national level career। So then I realized one day my wife told me to get into the coaching, and I have an assignment in Pune। So this is, I'm talking about 89, 90। So they called me, 1999। So they called me for one of the coaching camps। So I said, okay, fine, I'll come। So then I realized that this is one thing which I can do, which I can actually, that's my passion।
and then it started all. I started academy in Delhi with Gopi, and then we wanted to make this as a North Center. And my academy's name was United Shuttlers Badminton Academy. I started this in 2010, and that started my journey there. And it was difficult for me when I joined, because I was working also, and I had to take out time to go and coach also. So I had to literally, my All India also supported me a lot. I had to leave my office, go coach, come back and join my office again. So it was a very struggling period, but fine. And then I shifted to Yamuna Sports Complex, where we had almost around 15 courts. And then and my dream to produce players. And then luckily I have almost around 119 state titles with me. Most of the junior level and senior level titles, we got it. And then my journey started. And then when the Gopi was the chief coach of India, and of course is now also, then my wife was traveling, and then she said, okay, even I have to come and go travel with the team. Gopi said, okay, why don't you also join? I said, okay, fine, I'll also join. So I started in the camps, and I started traveling with the team. So that's how I was for 6-7 years. I was with a part of the team and traveling. But then I realized that fine, that is now I have to do something for my state, and I'll open my own and focus on my academy. So I started my center in a big way. Means I gave up my job and then fully into coaching. And then I got an opportunity to be the chief coach for the Delhi Dashers. So for 2 years I was there as a chief coach for the team. And it was a huge experience, because you were there with the top players in the world. And league itself is a huge tournament. Jahan you are playing at least for 20 years with best of the matches among top level players in every event, and plus you have to handle a team. And honestly, being a chief coach and be the coach of the top level in the world, coaching is not much. You have to just organize the team well. You just have to make them more focused, to give them 100% जब आपके matches आ रहे हैं. So it was a huge experience, and then traveling part, and it was a huge experience for me, and I learned a lot with that. So that is my journey to the coach. And now I'm into coaching in Delhi. I have starting my own academies also. So, yeah. So just one thing I want to understand, जो हमारे viewers देख रहे हैं, अगर आप सिर्फ उनको इतना बता दें कि young player क्या skills चाहिए होती है, अगर 10 साल 11 साल का एक लड़का या लड़की है, जैसे आप बैटिंग में आपको शॉट्स आप एज अ बैट्समैन एज अ बॉलर आप देखते हो, कोच देखता है, उसी तरीके से अदर स्पोर्ट्स में कोच की आई डिफरेंट होती है सर. सो आप एक प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर भी रह चुके हैं सर, कोच भी रह चुके हैं, इसी इकोसिस्टम से बहुत साल से जुड़े हुए हैं. क्या देखते हैं सर एक यंग प्लेयर में 10 साल के 11 साल के, और उसके बाद हम उसको ट्रेन करते हैं और वो कहते हैं कि आप इंडिया के लिए खेल सकते हो या बड़े लेवल पर बैडमिंटन खेल सकते हो? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस जो कोचिंग का है, एज फार एज द कोचिंग गोज, मुझे छोटे बच्चों के लिए सब बच्चे अच्छे हैं. कोई बच्चा बहुत ज्यादा टैलेंटेड ऐसा आप नहीं निकाल सकते कि बहुत टैलेंटेड है. जो बहुत टैलेंटेड होगा वो हार्ड वर्किंग कम होगा. सो हमें छोटे बच्चों को ग्रूम करना है, उनको उस लेवल से उनको बैडमिंटन में सबसे पहले इंटरेस्ट डेवलप करना है. यस सर. So for me it is very important for the child to come to the center happily and train. जो टैलेंट सर्च है, वो टैलेंट सर्च इज ओके, यू कैन हैव अ टैलेंट सर्च. आप देख सकते हैं कि बच्चा शॉट कैसे मारता है. अगर आप देखें, बैडमिंटन इज अ स्पोर्ट वेयर एवरीबॉडी कैन प्ले. यू डोंट हैव टू लर्न बैडमिंटन टू प्ले. आप समझ सकते हैं मैं जो बोल रहा हूँ कि मतलब आपको बैडमिंटन सीखना नहीं है. आपने रैकेट उठाया, शटल को मारा, मार सकते हैं. वेयर इज इन टेनिस यू कांट डू दैट. इन टेबल टेनिस आप नहीं कर सकते हैं. तो ये एक ऐसा स्पोर्ट है वेयर आप आके शटल तो मारेंगे, तो उसको जो हमें बेसिक लेवल पे उसको ठीक करना है. सो वो कोच का काम है उसको ठीक करना, बेसिक्स ठीक करना. तो ये बैडमिंटन बहुत ज्यादा सीखा नहीं जाता है जो बच्चे. और मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है कि आज जितना बैडमिंटन जूनियर लेवल पे इंडिया में हो रहा है, अगर आप देखें तो अगर एक टूर्नामेंट में अगर आप एंट्री लेवल देखें, आप स्टेट लेवल टूर्नामेंट में देखिए सपोज, तो आप अंडर 30 में अगर एंट्री देखेंगे तो 1000 to 1500 एंट्री आता है एक इवेंट के अंदर, लाइक सपोज इन अंडर 13. सो इमेजिन हाउ मेनी किड्स आर प्लेइंग. सो इम्पोर्टेंट इज दिस पार्टिसिपेशन and then it should go on. And now my other request is like from the parents, leave them alone. छोड़िए उनको, आप उसके साथ बच्चे को लेके जाइए, फाइन, आप उनको सेंटर में दीजिए. कोच का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको फोकस करेगा, वो उस पर काम करेगा. 10 साल 8 साल के बच्चे पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं हो. let him live his life, let him grow and basic बैडमिंटन सीखना. So बैडमिंटन एक
एक बहुत बढ़िया स्पोर्ट है. It's not an easy sport, it's a tough sport, but yes, it's very enjoyable. But how? So my job is like what I have learned in these years, that I have to make it badminton interesting for the small kids. So they should come happily and train. And then of course, once you start, तो फिर तो वो journey शुरू हो गया है, वो hard work का journey, तो it goes on and on. So badminton is very famous, and I think बहुत हमारे जूनियर लेवल पे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बैडमिंटन है. तो पेरेंट्स को बस पेशेंस रखना है और उनके कोचेस पे भरोसा करके अपने बच्चों को छोड़ना है. So that is more important. Yeah. Yes. So now coming to the academy का question, because आपकी अपनी academy है. पहले तो सर आप अपनी academy के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे viewers को, और vision क्या है सर academy का, किस तरीके से एक development program डिजाइन किया जाएगा young players के लिए या talented players के लिए सर? Yeah. See, though I have been running the academy from last 10 years now in Yamuna Sports Complex. But again, I'm just a contract with the Delhi Development Authority. We have a very limited time over there, because it's just like it's not a free hand to us where we can just use the court as many hours as we want. So it's very limited period of 3 hours in the morning and 3 hours in the evening. So and secondly, it is not a residential academy. So it is like and आपको मालूम है दिल्ली के अंदर distances बहुत हैं travel करने के लिए. So as a player, I think I used to travel almost around 50 kilometers every day, that too by a bicycle. I had to cycle every day 25 kilometers, train, play and go back and cycle back. So Delhi is it's because of distances, it's a huge thing. And being, if you are just traveling for 2 hours and just training for 2 hours, so it is a सबसे बड़ा problem वो है. So हमारा main focus ये था, जो मैं हमेशा चाहता था कि ये मैं कर सकूं कभी, कि मेरा अपना हॉस्टल हो, इन हाउस प्रैक्टिस हो, और प्लेयर को मॉर्निंग में वो प्लेयर आए और इवनिंग में अपना ट्रेनिंग करके अपने घर वापस जाए, और या फिर वो इफ इट इज आउट स्टेशन प्लेयर वो हॉस्टल में ही रहे. तो उनका खाना, उनका रहना, उनका खेलना, एवरीथिंग शुड बी देयर इन द सेम प्रीमाइसेस, इन द सेम स्टेडियम. सो ये एक हम अभी कर रहे हैं. मैं नोएडा के अंदर एक अच्छा हमको रेजिडेंशियल एकेडमी हम ओपन करने वाले हैं, जिसके हमारे पास 7, इट्स लाइक अ मिनी स्टेडियम, जिसके अंदर हम अपना 7 एयर कंडीशन कोर्ट्स हैं. इट्स लाइक 2000 सीटिंग कैपेसिटी हॉल, और हमारे 100 प्लेयर्स के लिए हमारे पास सुविधा है रहने के लिए. एंड और हमारे कोचेस के लिए हमारे पास 8 फ्लैट्स हैं, जिसके हम कोचेस के लिए हम उनको यूज कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम ओनली बैडमिंटन, वी आर ओनली ऑल्सो गोइंग टू फोकस ऑन द स्टडी पार्ट. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इवन फॉर द प्लेयर्स, फॉर द 10 years 12 years players, we are going to take care of their study part also. So we are going to have the classes for them. We are going to have a faculty inside our academy, and we'll take care. And we are in the process of tying up with a few schools, but that is only to be there just for the exams. Otherwise, their classes and their studies will be taken care inside the academy, and it will be a badminton focused center where the studies will be done when the training part of the badminton is over. Then they'll be sent to the classes to study. So that is the main thing which we are going to do, which is why most of the people suffer. And in North, we can hardly count how many residential academies we have. So one of the main reasons for the success of Gopi and Gopi Chand Academy or Prakash Padukone Badminton Academy is the infrastructure where the players can stay inside and train at least 12 hours in a day. When they rest there, it doesn't mean that they're playing 12 hours. It's like training for 3 hours, then taking rest, eating, and again come back for the training and then study. They don't have to move out of that place. So that is where what we are going to do. So it's going to be a academy by United Shuttles Badminton Academy only. With my partner, whose name is Sudhanshu Furness. So both of us are going to do this project, and I think by end of June, we are planning to launch our academy, and this will be like one of its kind in North India, and where everything will be taken care in house. So we hope that we can do well, and we can do some champions. Yeah. Also, wish you all the best, sir, for this. It's a great thing that you have initiated, that you have taken up. And so the viewers जो देख रहे हैं, जिन्हें आपकी एकेडमी में एनरोल होना है, क्योंकि we will add all the information, but अगर आप उनको बता दें कि क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू आपकी एकेडमी में एनरोल हो सकते हैं जो यंग प्लेयर्स. Yes, soon will be हम अपना एकेडमी का अभी soon हम वेबसाइट लॉन्च करेंगे. उसके अंदर पूरा हम अपना प्रोग्राम में हम बताएंगे, और कैसे आप उस एकेडमी में एनरोल हो सकते हैं, क्या फॉर्मेलिटीज हैं, और आपको कैसे एनरोल होना है, एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स. हम वो सब आपको डिटेल उसमें
फॉरवर्ड करेंगे। So thank you sir, thank you so much. काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी। आपने पर्सपेक्टिव जो बेसिकली बताया, एज अ प्लेयर का पर्सपेक्टिव, एज अ कोच का पर्सपेक्टिव, और फाइनली एकेडमी का आपका विजन क्या है सर, बड़ा ग्रेट इनिशिएटिव आपने लिया है। और उम्मीद करता हूँ सर इस आपकी एकेडमी के थ्रू बहुत सारे प्लेयर्स निकले जो कि आगे चल के भारत को रिप्रेजेंट करें। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। इफ यू फील कि ये इंटरव्यू अगर आपको अच्छा लगा और इसको शेयर करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, क्योंकि सर के साथ हमारी कोशिश भी होगी कि आगे उनकी एकेडमी में जाकर उनका इंटरव्यू करें। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सर ने बताई है, एज अ प्लेयर आपको इन चीज़ों को दिमाग पर रखना पड़ेगा कि क्या चाहिए एक यंग प्लेयर को, अगर उसको भारत को रिप्रेजेंट करना तो थोड़ा सा केयर फ्री होकर के स्टेप बाय स्टेप उसको परस्यू करना, और सर की एकेडमी में कैसे एनरोल कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स भी बहुत जल्दी हम आपको रिवील कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।